सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल इन 20 मिनट्स। ऐसा पढ़ा दूंगा पीरियोडिक टेबल को 20 मिनट के अंदर की सारी चीज़ें आपको भी याद हो जाएगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पूरा देखिएगा, एकदम वो हेडफोन लगा एकदम मज़ा आ जाएगा। चैप्टर की शुरुआत में हमें पढ़ाया जाता है अर्लियर क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोग अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा कैसे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डोबिनियर ट्रेट को। डोबिनियर ट्रेट क्या कहता था? इन द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ट्रेट्स, जिनको हम लोग जो 3 की कॉम्बिनेशन थी उसको ट्रेट्स कहते थे। द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज़ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2 एलिमेंट। जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है वो क्या होगा? एवरेज होगा। दो जो एलिमेंट है उसके ऊपर नीचे लिख रहे हैं उसका, ठीक है। तो देखो, मैंने जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया है, तो लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो क्या है? लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक वेट का एवरेज कर दिए तो सोडियम का एटॉमिक वो वेट ऑलमोस्ट आ गया। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देख सकते हो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। और थर्ड एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये चीज़ जो थी ठीक थी, लेकिन सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। फिर सेकंड आता है न्यूलैंड भाई साहब। न्यूलैंड भाई साहब देते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये कहते हैं, अलेक्जेंडर न्यूलैंड कहते हैं, अरेंज करते हैं 56 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट 1। यानी जो हर एक 8 एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट 1 से सिमिलर होगा अकॉर्डिंग टू द, जो हम लोग का ये सारे गामा पाधा निशा होता है, फिर सारे गामा स्टार्ट होता है वैसे ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बट इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। जैसे कि पहला लिमिटेशन यही होता है कि जो इनर्ट गैस थे उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे, तो पता नहीं था क्या होने वाला है आगे। और बियॉन्ड Ca कैल्शियम के बाद जितनी भी रिपीटेशन थी वो ऑब्जर्व नहीं हो रही थी, यानी जो प्रॉपर्टीज़ थी पहली और आठवीं की वो नहीं मिलते हुए दिख रही थी। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे लॉथर मेयर भाई साहब। वो क्या देते हैं? कर्व देते हैं, जिस कर्व में हमको क्या दिखता है? सारे एलिमेंट्स जितने भी थे उस समय उनको उन्होंने क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था कैसे? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के थ्रू। एटॉमिक मास लिखा हुआ था एक तरफ, और एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पे एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे उस कर्व के अंदर हमको दिखता है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये दिखाया जाता है उसमें कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जितने भी एलिमेंट्स की वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है किसकी? एटॉमिक वेट की। एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रहे हैं जितने भी उसके फिजिकल प्रॉपर्टी है। उस ग्राफ के अंदर पीक पे प्रेजेंट थे एल्कली मेटल, डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे आते हुए दिख रहे थे अल्कली अर्थ मेटल, ब्रॉड मीन पे नीचे वाले हिस्से पे ब्रॉड में जो थे वहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, और असेंडिंग ऑर्डर में हैलोजन्स प्रेजेंट थे। ये था लॉटर मेयर का कर्व। फिर आते हैं हमारे मेंडलीव भाई साहब अपना मेंडलीवियन पीरियोडिक टेबल लेकर, जिसमें वो एक पीरियोडिक लॉ देते हैं। वो कहते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की होती हैं वो क्या होती हैं? पीरियोडिक होती हैं, मतलब रिपीट करती हैं। किसके बेसिस पे? एटॉमिक वेट के बेसिस पे। फिर वो जो मेंडलीव साहब हैं वो अपना एक पीरियोडिक टेबल देते हैं जिसके अंदर 8 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, और उनके अंदर क्या होती हैं? कुछ सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। जब हम लोग इनकी जो पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या फ़ायदा होता है? पहली चीज़ ये होती है कि जो स्टडी ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो थी एलिमेंट्स का वो ज़्यादा ईजी और सिस्टमेटिक हो जाता है। और सेकंड थिंग ये थी कि सेवरल वैकेंट पोजीशन फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज़ आर प्रेडिक्टेड टू। वो क्या करते हैं? कुछ जगह स्पेस छोड़ देते हैं और बोलते हैं फ्यूचर में यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का एलिमेंट डिस्कवर होगा और वहाँ पे वो आएगा। ऐसा होता भी है। इका बोरोन, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन और इका मैग्नीशियम, ऐसे वो नाम भी रखते हैं उन सब का। वहाँ पे Sc आता है, गैलियम आता है, जर्मेनियम और आता है, और Tc आता है। ये सारे एलिमेंट्स वहाँ पर आते हैं। ये उनके सपने में आया था पीरियोडिक टेबल। सोचो भाई हमारे सपने में सब आता है? नहीं। इसके डीमेरिट्स क्या थे? सम ऑफ द एलिमेंट्स आर रॉन्गली प्लेस्ड। कुछ एलिमेंट को गलत तरीके से प्लेस कर दिया गया था, ठीक है। द आइसोटोप हैव डिफरेंट मास येट दे डू नॉट हैव डिफरेंट पोजीशन। उनका पोजीशन डिफरेंट नहीं था। तो ये सारे क्या है? डीमेरिट्स हैं किसके? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। अब आगे आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। वो कैसे डेवलप होता है? वो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट साथ में मिलकर वर्क करते हैं और हमको एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने को देखने को मिलता है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो पीरियोडिक टेबल था वो डेवलप होता है बाय बोरबरी, ठीक है, वर्नर,
और मोस्टली ये तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं एंड पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आती है। ये कंसिस्ट कर रही होती थी 7 हॉरिजॉन्टल रोज को, जिसको हम लोग पीरियड्स कहते थे, और 18 वर्टिकल कॉलम्स को, जिसको हम लोग ग्रुप कहते थे। पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड नंबर जो थे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स का टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, उसके थ्रू जो लास्ट वाला एलिमेंट, लास्ट में जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे, उस सेल का ही वो क्या होता था, पार्ट होता था। जैसे इसके अंदर हम बताते हैं आपको, इसमें 4 सेल होते थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। इसमें मोज़ले का क्या हाथ था, मोज़ले का क्या वर्क था, मोज़ले ने परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, ही बॉम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन्ड एक्सरे। एक एक्सरे को इम्फ्रेम करते हैं, वो क्या करते हैं, मेटल सरफेस के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराकर, और वो एक रिलेशन निकालते हैं कि न्यू का रूट इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी, जहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ए बी क्या है, कांस्टेंट। तो ये रहा वो रिलेशन न्यू का रूट और एटॉमिक नंबर के बीच में, ठीक है। फिर आता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी तक हम लोग एटॉमिक वेट की बात कर रहे थे कि उसके थ्रू सिमिलर होती हैं क्या हमारी पीरियोडिक जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल एंड केमिकल, अब क्या है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होगा। सिमिलैरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी वाज द रिपीटेशन ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट रेगुलर इंटरवल। जो प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर वो सेम होगा तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ फीचर्स की इसके अंदर। तो जिसका इसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रोज जो थे उनको पीरियड कहा था, 7 पीरियड्स थे। सेम आउटर कॉन्फ़िगरेशन, तो मतलब कि सेम ग्रुप का है। हम लोग अकॉर्डिंग टू IUPAC इसको अरेंज करते हैं। 14 एलिमेंट ऑफ बोथ 6th एंड 7th पीरियड जाकर आगे एफ ब्लॉक बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ग्रुप के अंदर ग्रुप नंबर, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्वाइनेज मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, निक्टोजन फैमिली, कैल्कोजन फैमिली, हैलोजन और नोबल गैस, इसके थ्रू सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करके लिख दिया है। यही सारे हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एक अरेंज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग आराम से इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को, सारे जितनी भी चीज़ें हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, अच्छे से पढ़ पाते हैं। अब आगे हमको ज़रूरत पड़ी IUPAC नॉमेनक्लेचर की, जो एलिमेंट्स 100 से ज़्यादा हैं उनका नाम रखने के लिए हम लोग ईजिली रख सके, उसके लिए हम लोगों ने इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर किया। लेकिन क्यों किया, क्योंकि उनका नेम उस समय नोन नहीं था, सबको नाम नहीं पता था। हम लोगों ने IUPAC ने क्या किया कि इसका एक नेम कर दिया एक रूल के थ्रू। उन्होंने कहा कि जो डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 0 को नील कहेंगे, 1 को अन कहेंगे, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को कॉर्ड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को एक्सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन। और इसके जो एब्रीविएशन है ये लिखे हैं। अगर 105 लिखना है तो अन, इसका अन है, फिर क्या है, 0 का है नील, और क्या है 5 का क्या है, पेंट, और लास्ट में सबके EM लगाते जाओ, EM लगाते जाओ, कहानी बनाते जाओ। वैसे ही 108 है तो अन नील ऑक्टियम, लाइक डेट। समझ में आया ना। और इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसके थ्रू कर दोगे, U है अन, नील है N और P है इसका P है, तो UNP के थ्रू आप 105 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल। ऐसे करके आपको IUPAC नेम लिख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी एलिमेंट थे उनको हम लोगों ने 4 ब्लॉक के अंदर बांट दिया, SPDF। S ब्लॉक का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है S में रहेगा, P ब्लॉक मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का P में रहेगा, D ब्लॉक मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन D के अंदर एंटर करेगा, F ब्लॉक इन लास्ट इलेक्ट्रॉन F के अंदर एंटर करेगा। किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब पहले पीरियड्स के थ्रू क्या किया हम लोगों ने, एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, 5th में 18, 6 में 32, 7 में 32। इसी बीच में से कुछ एलिमेंट्स उठकर एफ ब्लॉक बना देते हैं, जिसको हम लोग लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ कहते हैं। उसको हम लोग आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, NS, N2-F, N-1D और NP। ऐसे कर करके हम लोग क्या करते जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस बनाकर लिखते जाते हैं। पहले अगर इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस को लिखेंगे लास्ट वाला जो है, उसके बाद जिस भी सेल में है उसको लिखेंगे। ऐसे करते करते हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। फर्स्ट पीरियड यानी 1S, सेकंड पीरियड 2S 2P है, थर्ड पीरियड के अंदर 3S 3P है, फोर्थ पीरियड के अंदर 4S 3D 4P है, 5 पीरियड के अंदर 5S 4D 5P है, 6th 7th पीरियड के अंदर F की एंट्री होती है जो बीच से निकाल कर अलग बना दिए जाते हैं।
6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ऐसे भरते जाते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके अंदर 1 ब्लॉक होता है। वैसे ही पी के अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, उसमें अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैसे ही डी के अंदर 5 ब्लॉक होते हैं, हर एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे करके हम लोग क्या करते जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते जाते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना हर एक हमारे उसके अंदर पीरियड के अंदर, वो बता देते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो 2 ही एलिमेंट हैं फर्स्ट पीरियड के अंदर। सेकंड पीरियड के अंदर तुम 2s 2p है तो s में 2 p में 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं एंड सो ऑन। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल इन ऑर्बिटल ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेयर एटॉमिक नंबर इज़ गिवन। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर हेल्प करता है तुमको जानने में ये कहाँ से ये बिलोंग करता है। देखो ये याद रखना 2 10 18 36 54 और 86 और 118। ये क्या बता रहे हैं भैया आप, मैं बता रहा हूँ कि ये सारे क्या हैं, तुम्हारे नोबल गैस है। नोबल गैस यानी लास्ट वाला ग्रुप, लास्ट वाला ग्रुप यानी तुम्हारे 18th ग्रुप की बात कर रहा हूँ। और 18 ग्रुप हेल्प करता है तुमको डिटरमाइन करने में कि आगे कौन होगा और उसके पीछे कौन होगा, इसके थ्रू तुम डिटरमाइन कर सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो लेंथेनॉइड होते हैं, लेंथेनॉइड यानी तुम्हारे एफ ब्लॉक के अंदर 2 तुम्हारे ग्रुप्स आ जाते हैं, एक तरह से 2 पार्ट में आ जाता है, तो लेंथेनॉइड सीरीज़, एक्टिनॉइड सीरीज़। लेंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर 58 से 71 होते हैं एटॉमिक नंबर वाले, और एक्टिनॉइड सीरीज़ के अंदर तुम्हारे 90 से लेकर 103 तक के होते हैं। समझ में आ गया ना ये चीज़, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमको हेल्प करती हैं। और एक चीज़ बताना था, जैसे कि 112 लिखा है, 110 लिखा है, तो जो लास्ट का जो डिजिट है 2 10 12 वो क्या बता देता है उसका ग्रुप, कि वो किस ग्रुप में है। ठीक है, जैसे कि 111 लिखा है तो इसका मतलब है कि 11th ग्रुप है। समझ में आ गया ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है जो एक्सेप्शनल है। जैसे कॉपर का है एर्गन 3d5 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एर्गन 3d10 4s1। ये 3d10 जो है तो पूरा इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है। ऐसे ही सारे सिल्वर का हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम और क्रोमियम और मॉलिब्डेनम का तुम्हारा क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है एक्सेप्शनल। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पुअर सील्डिंग के अंदर सील्डिंग इफेक्ट होती है जो हमको आगे पढ़ने को मिलेगा। चलते रहिए मेरे साथ, याद रखिएगा पुअर सील्डिंग के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या है, मेरिट्स क्या है, टेबल इज़ बेस्ड ऑन द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है जो कि ज़्यादा फंडामेंटल है। नो नीड टू गिव इन सेपरेट पोजीशन टू द आइसोटोप्स एज आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका भी एटॉमिक नंबर सेम होता है। दैट्स इट, ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें हैं। को रिलेट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट विथ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर क्लियरली हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। समझ में आ गया ये चीज़, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिमेरिट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अनरिजॉल्व्ड, पोजीशन जो है हाइड्रोजन का वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं होता। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कुड नॉट बी इंटीग्रेटेड इन द मेन पीरियोडिक टेबल। जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है वो मेन पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो बाहर लिखा हुआ है एप ब्लॉक बनाकर। समझ में आया है ये सारी चीज़ें। एल्कली मेटल और नॉन मेटल, ये देखो क्लासीफाई किया। एल्कली मेटल जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। उसका हम लोग बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कह रहा है कि मैं कितना जोर लगा के अपनी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता हूँ। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कोई को आप लाइक करते हो, ठीक है, वो आपको लाइक नहीं करता है, वो आपसे दूर जाना चाहता है, आप उसको पकड़ना चाहते हो, लेकिन एक समय आएगा कि वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा और आपको भी धीरे धीरे वो आप उसके बारे में भूल जाओगे और आप भी उससे दूर चले जाओगे। समझ में आया? तो ये क्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप नए नए लोगों से मिलोगे। यहाँ पे नए नए लोग क्या है, नए नए इलेक्ट्रॉन्स हैं। नए नए इलेक्ट्रॉन से मिलोगे, आप उसके ऊपर ध्यान देने लगोगे, वो इलेक्ट्रॉन छूटने लगेगा, दूर जाने लगेगा, इसलिए। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? एक ऐसा इफेक्ट है कि तुम्हारे और उसके बीच में बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है, जिससे तुम्हारा ध्यान उससे हट गया है तो वो तुमको छोड़ के जा रहा है। लाइक डैट ऐसा ही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट्स में स्क्रीनिंग कौन कर रहा है? ये जो लोग बीच में आ गए हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तुम्हारा पावर नहीं बनाने दे रहे हैं। क्लियर हुआ?
तो अब कितना पावर तुम उसके ऊपर लगा रहे हो उसको हम लोग जेड इफेक्टिव कहते हैं। ये कैसे निकालते हैं, जितना पावर जितना अट्रैक्ट तुम कर रहे हो उसको और जितना रिपल्सन हो रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन जो बीच में आ गए हैं उनको माइनस कर दो, तुम्हारा जेड इफेक्टिव आ जाता है और वो तुमको नेट फोर्स दे देता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट को बता भी दिया है कि जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्लैटर्स कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। देखो यहाँ बताया गया है कि जो एस होता है वो सबसे अच्छा सील्डर होता है, उसके बाद पी होता है, डी होता है, एफ होता है। डी और एफ पुअर सील्डिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका क्लोजनेस जो है न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं डी और एफ, तो वो अच्छे सील्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और अप टू द पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम। ये क्या है? वो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, या वो प्रोबेबिलिटी का एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ से लेकर न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं सेकंड लैंग्वेज में। ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम लोग पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है कोवलेंट रेडियाई, एक होता है वंडर वॉल रेडियाई और एक होता है मेटेलिक रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई क्या होता है? इट इज़ द वन ऑफ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियस। ठीक है, बॉन्डेड बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है दोनों के सेंटर का जो आर है उसका जो 2r जो है दोनों के सेंटर से लेकर उसका r/2 कर दोगे, वो जो डिस्टेंस होता है उसको कोवलेंट रेडियाई कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। सेकंड आता है वंडर वॉल रेडियाई, जो 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम इन टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांस सॉलिड स्टेट। वो क्या होता है? मतलब कि जो दो एटम है उनके बीच का जो डिस्टेंस है d/2 पे प्रेजेंट होंगे, वो क्या होता है? आपका वंडर वॉल रेडियस होता है। और वंडर वॉल रेडियस जो होता है आपका सबसे बड़ा रेडियस होता है, क्योंकि इसमें एटम्स क्या होते हैं? थोड़े थोड़े अपने से दूर होते हैं। इसके अंदर क्या है? एटम्स आपके थोड़े से पेनिट्रेटेड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, और फिर बात आता है मेटालिक रेडियस का, तो वो चिपके होते हैं और उनके बीच का जो आधा डिस्टेंस होता है, दोनों का रेडियस जो आधा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक रेडियस कह देते हैं। इसके थ्रू हम लोग एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करते हैं। सबसे बड़ा किसका रेडियस होता है? वंडर वॉल का होता है, उसके बाद मेटालिक होता है और उसके बाद क्या आता है? कोवलेंट रेडियाई आता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो रेडियस वंडर वॉल है सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटालिक, फिर उसके बाद कोवलेंट। अब हम लोग कुछ एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लेफ़्ट से राइट मूव करोगे ना, किसके अंदर? पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट मूव करोगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज़ घटेगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब आपका जो कैप्चरिंग है इलेक्ट्रॉन्स का उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ता है और आपका जो साइज़ है वो घटता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? मतलब हमारा जो कोवलेंट रेडियाई है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज़ करता है। नीचे जाओगे, अप टू डाउन आओगे तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। सेल्स बढ़ते जाते हैं तो साइज भी बढ़ता जाता है। समझ में आ गया? ये क्लियर रखना। एक चीज़ याद रखना, जो ये है हमारे इनर्ट गैस है उसके पास क्या होते हैं? उसके पास होता है आपका नोबल गैस है तो उनके पास वंडर वॉल रेडियसेस होते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं? उनका साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो कभी भी आप ट्रेंड लिखोगे तो उनको सबसे आगे ला दोगे, उसके बाद सारे लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख कर भी दिखाया है, जैसे नियॉन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो वेरिएशन इन डी ब्लॉक हमने इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। और डी ब्लॉक के अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर जो क्लास 12। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। अब एफ ब्लॉक के अंदर जब लेफ्ट से राइट बढ़ते हो तो जी इफेक्टिव बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस घटता है, जिससे हमारा वीक मेटालिक बॉन्डिंग के कारण इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन एटॉमिक रेडियस इसका घटते जाता है। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया एफ ब्लॉक का। लैंथेनॉइड और नेक्टोनॉइड का कुछ ऐसा ही होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्रुप 13 जो है उसके अंदर हमको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ऐसे याद कर सकते हो। इनके अंदर क्या होता है? जो गैलियम होता है उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है, किससे? एल्यूमिनियम से, तो वो आगे आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण ही ये चीज़ होती
है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन इन डी ब्लॉक अप टू डाउन जाओगे तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ग्रुप 3 के बाद ग्रुप 4 से जो हमारा 4D 5D है, इनके जो एलिमेंट्स है इनका क्या होने लगता है, साइज़ सिमिलर होने लगता है ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, इनको हम लोग केमिकल ट्विंस भी कहते हैं, जैसे कि जर्मेनियम है और हाफनियम है, और सारे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एटम होता है वो होता है हाइड्रोजन, और लार्जेस्ट एटम होता है CS। स्मॉलेस्ट कटायन होता है H+, और स्मॉलेस्ट अनायन होता है F-। ये चीज़ देखने को मिली है, जो रेडियस होता है हाइड्रोजन का वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है बोरोन के रेडियस के। याद रखना, हाइड्रोजन माइनस आयन इज एन अनस्टेबल आयन, देयरफॉर हाइड्राइड्स और आयोनिक हाइड्राइड्स आर पावरफुल। एग्जाम्पल LiH, NaH, CH2, LiAl, AlH4 एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं। तो आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू H- आयन। H- अकेले अनस्टेबल होता है, पता ये एक इलेक्ट्रॉन है भाई के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ जेड इफेक्टिव ज़्यादा, Z+ ज़्यादा, द रेडियस ऑफ आयन कम। अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगा, यानी जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव है उतना छोटा एटम, उतना छोटा रेडियस, और जितना ज़्यादा है निगेटिव उतना बड़ा एटम और उतना बड़ा रेडियस। ओके, जैसा कि तुम देख भी सकते हो C4- N3- O2-, जितना ज़्यादा माइनस है उतना बड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया? और जितना ज़्यादा प्लस है उतना छोटा है, Al3+, जैसे देख रहे हो। अब हम लोग बात करते हैं आगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। उसके ग्राउंड स्टेट यानी उसका एनर्जी एकदम क्या है, नीचे है, ग्राउंड स्टेट पे है। उस स्टेट पे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। एक एटमवा है, उसको एटम है सॉरी, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खींच के निकालते हैं तो उस पर एक प्लस साइन आ जाता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, मीन्स अपने न्यूट्रलिटी को खो देगा। समझ में आया? देखो, ए गैस है, एक एलिमेंट है ए इन गैस फॉर्म, वो अपना लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3, ऐसे सो ऑन। जितना ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दे देता है सबका, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन दे देगा, और आपको पूछेगा बताओ इसका नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ बैलेंस ही क्या है। ठीक है, आप कैसे बताओगे? आपको बताने के लिए क्या करना है, ये देखना है कि किस आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज़्यादा गैप आया है नंबर्स का या एनर्जी का। जैसे देख रहे हो यहाँ पे पहले में 5.139 से सीधे 47 चला गया है, उसके बाद ऐसा कुछ गैप नहीं दिखने को मिल रहा है। यानी सबसे बड़ा जो गैप है वो जब आएगा जिस समय, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से आयोनाइजेशन एनर्जी 2 में जाने में सबसे बड़ा गैप आया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का जो 1 है वही क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो जनरल वेरिएशन होता है, लेफ्ट से राइट बढ़ते हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तुमको बताया जैसे में साइज घटता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली निकल जाएंगे। ये क्या है, जनरल ट्रेंड है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को हमको मिलते हैं, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये क्या है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। इसमें बेरिलियम और बोरोन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी बेरिलियम से, लेकिन बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है बोरोन से बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू बाहर से, वही बात है। इसमें P से निकाल रहे हैं, इसमें S से निकाल रहे हैं। ऐसा ही सेम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर देखने को मिलता है। इसमें लगता है हाफ फील्ड वाला, हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अनदर वन। इसमें NP4 और NP3 का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से। ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, जैसे कि यह लिथियम वाला हम लोगों ने देख लिया पहला। दूसरा ये है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गन, हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल है सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, एर्गन। यहाँ पे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। ये सारे एक्सेप्शंस है।
फिर आगे देखते हैं ये वाला एक्सेप्शन, पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बोरोन और क्रिप्टन। इसमें देखो कि यहाँ पे जो Ga है वो आगे आ जा रहा है Ca से, यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है। ऐसे ही आप फिफ्थ वाला भी देख सकते हो। एक्सेप्शन और एक्चुअलिटी में थोड़ा डिफरेंस है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड्स इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाते हो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। 3D से ज़्यादा 4D की, 4D से ज़्यादा 5D की होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ये किस ग्रुप में देखने को मिलती है, तो 4, 5, 6, 10 के अंदर, 7, 8, 9, 11 के अंदर 4D आगे आता है, 3D, 5D। इसका रीज़न क्या है, वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और पुअर स्लीडिंग वाला बात है, ठीक है। और ग्रुप 3 का सबसे ईजी है 3D, 4D, 5D, उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं हेल्ड करता है।